बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम मोहम्मद नवाज़ शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के हाइड्रोपोनिक यूनिट में मौजूद हैं। नाज़रीन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक किस्म की टेक्नोलॉजी है जिससे आज हम आपको मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। इस हाइड्रोपोनिक यूनिट में यूनिवर्सिटी के शोबा हॉर्टिकल्चर ने कैप्सिकन यानी शिमला मिर्च, चेरी टमाटो और आम टमाटर की फसलें काश्त की हुई हैं, जिन्हें एक आर्जी और एक टेक्निकल और एक ऐसा ख़ुदकार सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है जिसके तहत ये फसल तैयार की जा रही है। नाज़रीन, इस यूनिट में तैयार की जाने वाली सब्ज़ियाँ ना सिर्फ बीमारियों से, इंसेक्ट से पाक हैं, बल्कि ये बहुत ही सेहतमंद किस्म की फसल है और हाई वैल्यू क्रॉप है जिसकी बहुत अच्छी डिमांड है और अच्छी पैदावार हासिल होती है और अच्छी कीमत हासिल होती है। इस हवाले से आज हमारे साथ शोबा हॉर्टिकल्चर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नज़र फरीद साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि यह टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को शुरू किया, इसकी कामयाबी की रेशो क्या है और ये फील्ड में हमारे काश्तकार भाइयों के लिए किस तरह मुमद व मुआवन साबित हो सकती है। तो आइए हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नज़र फरीद साहब से कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। तो डॉक्टर साहब, हम अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहेंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं जो आपकी ये यूनिट है कैप्सिकन का, शिमला मिर्च का, तो इसमें आपने कौन कौन सी किस्म जो है शिमला मिर्च की, कैप्सिकन की काश्त की हुई है और इसके जो मोड ऑफ़ कल्टीवेशन है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको वेलकम जी एनु सत बिस्मिल्लाह। आपके थ्रू ये टेक्नोलॉजी सामेईन तक पहुंच रही है और ताकि आगे इसकी कमर्शलाइजेशन में मदद होगी। अच्छा, हम यहाँ पर जो है बग़ैर ज़मीन काश्तकारी के ये पंजाब में पर्टिकुलरली साउथ पंजाब में पहला यूनिट है, 2 कनाल का है। और चूँकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 60% इस वक्त अर्बनाइज होने जा रही है, तो हमें बड़े सिटीज़ के अराउंड ऐसे अर्बन वर्टिकल फार्मिंग यूनिट बनाने की ज़रूरत है जहाँ से सस्टेनेबल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी प्रोडक्शन फ्रेश मार्केट में इंश्योर होती रहे। तो उस तनाज़ुर में इस चीज़ पर काम हो रहा है। दूसरा, ये ज़मीन में नमकियात बढ़ते जा रहे हैं, पानी की कमी होती जा रही है, इनपुट महंगा होता जा रहा है, तो क्या चीज़ें अडॉप्ट करें कि हर ज़र्रा खाद का इस्तेमाल हो, हर पानी का कतरा एफिशिएंटली इस्तेमाल हो। तो इन सारी चीज़ों पर काम हो रहा है। तो हम इस वक्त 2 मेन क्रॉप की टेक्नोलॉजी, इस वक्त हमारी 11 महीने की क्रॉप जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है। एक हमारी कैप्सिकम है जो कि हम कलर कैप्सिकम पर काम कर रहे हैं, क्योंकि कलर कैप्सिकम जितनी हमारी हाई एंड मार्केट में फीड हो रही है वो हमारी इंपोर्ट होती है, तो इंपोर्ट बिल भी आपका डाउन जाएगा। ये टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो जाती है, इसके सारे प्रोसेसेस स्टैंडर्डाइज्ड हो जाते हैं। तो एक तो कलर कैप्सिकम में कैसे ग्रो करना है, कब ग्रो करना है, साउथ पंजाब के एनवायरनमेंट में 11 महीने के लिए जो एनवायरनमेंट हम मेंटेन करते हैं वो है हमारा ग्रीन हाउस, फैन एंड पैड इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। इसके थ्रू हम एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं। हम पौधे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक क्या फ़ीड करना है, कितना फ़ीड करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए करना है फ़ीड, ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। इस पौधे को कौन सा न्यूट्रिएंट कितना चाहिए, किस स्टेज पर चाहिए, गर्मी में कितना होना चाहिए, सर्दी में कितना होना चाहिए, ये सारे स्टैंडर्ड हमारे डेवलप हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएंगे कि आमतौर पर पौधे की काश्त के लिए इब्तदाई तौर पर ज़मीन की ज़रूरत होती है, तो आप हमें बताएं कि इसके लिए आपने जो मोड ऑफ़ या मीडियम जो है साइल का वो क्या इस्तेमाल किया हुआ है? हमें 2-3 पॉइंट ज़हन में रखने हैं। पौधे के 2 एनवायरनमेंट है, एक है ज़मीन से नीचे, एक है ज़मीन से ऊपर। जो ज़मीन से नीचे है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसको आपने क्वालिटी वाटर देना है, न्यूट्रिशन देनी और जड़ों को हवा देनी है। और जड़ों को ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि वो ग्रो अच्छा कर सकें। ये तीनों चीज़ों को इंश्योर करना है। अच्छा, अब ये इंश्योर आप ज़मीन
ज़मीन के अंदर कर दें, आप बग़ैर ज़मीन के कर दें। चूँकि हम हाइड्रोपोनिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पानी के अंदर पौधे को जितने न्यूट्रिएंट चाहिए 13 के 13 आप वो डिज़ायर क्वांटिटी में ऐड करते हैं और वो पानी के थ्रू फीड करते हैं। जड़ें उस पानी से पानी उठाती हैं प्लस खुराक उठाती हैं और अपनी ज़रूरत पूरी करती रहती हैं। ये आप सिंपल पानी में न्यूट्रिएंट ऐड करके भी कर सकते हैं, पानी सर्कुलेशन में रखें, या आप कोई ऐसा इनर्ट मीडिया, ऐसा मीडिया जो ख़ुद से कुछ नहीं देता, वो आपने लाइक कोकोनट क्वायर है। कोकोनट क्वायर पाकिस्तान से मिलता है लेकिन उसमें साल्ट ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो हम कोकोनट क्वायर यूज़ कर रहे हैं ये श्रीलंका से इंपोर्टेड है, क्योंकि वहाँ पर दरियाई कोकोनट होता है, उसके अंदर साल्ट लेवल नहीं होता, तो वो हम इंपोर्ट करके उस पर हम ग्रो कर रहे हैं। 5 साल पुराना भी हमारे पास है, जो पिछले साल नया मंगवाया है वो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी के मुताबिक पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। ऐसे इसको जो आप पानी प्रोवाइड करते हैं वो पानी कैसा होता है, और उसमें आप जो इसमें जो फर्टिलाइज़र है या न्यूट्रिएंट्स हैं या और कोई चीज़ है वो आप किस तरह पौधे को देते हैं? जी, पानी का स्टैंडर्ड ये है कि पानी हमने टेस्ट करना है, और पानी का जो मेन हम स्टैंडर्ड रखते हैं वो ये है कि जो पानी इसको दिया जाएगा उसमें सोडियम जो है ना वो 20 से 25 ppm या मिलीग्राम पर किलोग्राम होना चाहिए पर लीटर, और जो क्लोराइड है वो 40 के लगभग होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो उसको रिमूव करने का आपने कोई सिलसिला बनाना है। अब ये आप पानी टेस्ट करवाएंगे, अगर आपका सोडियम 25 के लगभग है, क्लोराइड 40 के लगभग है तो एक्सीलेंट वाटर है। तो अब आप इसका डिटेल न्यूट्रिएंट एनालिसिस करवाएंगे, जो उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट बाकी होंगे वो जो आपने अपनी रेसिपी बनाई होगी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, ये जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन भी, ये कितना देना है वो आप उसमें ऐड कर लेंगे। अगर आपका क्लोराइड हाई है जैसे हमारे इधर है, अगर आपका सोडियम हाई है जैसे हमारे पास है, तो उसके मुताबिक आप फ़िल्टर करेंगे। हमारे इधर आरओ प्लांट लगा हुआ है, तो हमने आरओ प्लांट 100% वाटर का एनालिसिस भी किया, 100% पंप वाटर जो हमारा है उसका भी एनालिसिस किया, फिर हमने 10% मिक्स करते गए। इस वक्त जो हम फीड कर रहे हैं 40% हमारा पंप वाटर है और 60% हमारा आरओ वाटर है। इसको जब मिक्स किया तो हमारा सोडियम है 20 से 25, क्लोराइड हमारा 35 से 45 के दरमियान। तो इसमें फिर हमने डिटेल एनालिसिस करवाया, जो हमारे पास न्यूट्रिएंट थे वो हमने अपनी जो रेसिपी बनाई हुई है उसमें से माइनस करके बाकी हम वाटर में ऐड कर रहे हैं और इसको फीड करवाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपका जो मेन ऑफ इसका वाटरिंग है वो क्या रेजर्वायर आप इस्तेमाल करते हैं? ये हमारे पीछे मेन बड़े टैंक्स हैं, हम उसके अंदर जो हमारा 2000 लीटर का टैंक है, तो हमारे छोटे टैंकियां हैं, उसके अंदर स्टॉक सोल्यूशन मतलब कंसनट्रेटेड फर्टिलाइज़र मौजूद है, उनमें से हम 5 लीटर निकालते हैं और 1000 लीटर में ऐड कर देते हैं। उसकी ईसी जो है, ईसी मतलब उस पानी के अंदर जो खुराकी अज्जा हैं वो कितने हैं, उनकी कंसंट्रेशन, उसको हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं, ईसी कहते हैं। वो डिपेंड करता है, अगर गर्मी है उसका मतलब पौधा पानी ज़्यादा उठा रहा है, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बाहर फेंकता है, तो हम थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं। अगर सर्दी है तो पौधे की डिमांड कम है तो हम कॉन्सनट्रेटेड कर देते हैं। दूसरा है पीएच। पीएच खुराक का, पौधे का खुराक उठाने में बहुत बड़ा रोल है। जो हम रखते हैं वो 5.8 से 5.8 से 6 रखते हैं। स्लाइटली एसिडिक तेज़ाबी जो पीएच है, यहाँ पर जो आइन होते हैं ना अलग-अलग जो पौधा उठाता है वो आपस में साल्ट नहीं बनाते। तो वो दूसरा हम ये करते हैं, जितना हमने फीड किया है हमारा टारगेट ये है कि 15 से 20% वापस जाए, सिस्टम वाश हो जाए। जो वापस जाएगा उसको हम अगेन मेजर करेंगे कि पौधे ने खुराक ज़्यादा उठाई, पानी ज़्यादा उठाया या बैलेंस में है। तो इस तरह हम इसको मेंटेन करते हैं। और जो फीडिंग सिस्टम है हमारा वो ऑटोमेटिक है। हमने टैंक में हमारे बंदे जो हैं उसकी ईसी पीएच मेंटेन कर देते हैं, उसका लेवल बना देते हैं। बनाने के बाद ऑटोमेटेड सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त हम हर घंटे के बाद 2 मिनट के लिए इसको फीड करते हैं, और जो वापस जाता है वो क्लोज सिस्टम में जाता है, एक्सपोज नहीं होता। जो वापस जाता है 24 घंटे बाद हम एक तो नोट करते हैं कितना वापस किया, दूसरा यही हम दोबारा इसको बड़े टैंक में ऐड करते हैं, दोबारा रीयूज़ में आ रहा है।
डॉक्टर साहब, फसल की काश्त के लिए बीज इंतहाई अहमियत का हमें होता है। जी। तो इसके लिए आप बीज को खास इस्तेमाल करते हैं या रूटीन का बीज होता है? हाँ जी, ये जो हम बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, दुनिया की टॉप जो ग्रीन हाउस में लगने वाली वैरायटीज़ हैं, लाइक रिजिक जवान नीदरलैंड की कंपनी है, उसके सीड्स, और एंजा सीडैन हो गया, योक्सल सीड्स हो गया, इन सारों के हमने सीड लगा कर टेस्ट किए, 13 वैरायटी लगाई। उनमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग 2 येलो कलर, रेड कलर, इनकी हमारी मार्केट में डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, तो ये हमने 2 जो बेस्ट परफॉर्मिंग वैरायटी हैं उनको इस दफ़ा हमने ग्रो किया हुआ है। दूसरा साल है, ताकि ये इनका हमने साउथ पंजाब के मुताबिक अगस्त में हमने ये पनीरी इसके अंदर लगाई है, और ये अगले जून 2023 तक 11 महीने पूरा क्रॉप चलेगी। तो इस तरह हमने जो इंटरनेशनल वेल रिकग्नाइज ग्रीन हाउस में लगने वाली वैरायटी जो है, इनडिटर्मिनेट वैरायटी, मतलब वो वैरायटी जो दोनों काम साथ साथ चला रहे हैं, पत्ते भी आ रहे हैं ना, फ्लावर भी आ रहे हैं, फ्रूट भी बन रहा है, दोनों काम साथ साथ चला रहे हैं, वो इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ लगाई हुई हैं हमने। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि ये जो टनल आपने बनाई हुई है, ज़ाहिर है इसकी एक लिमिटेड हाइट है। जी। लेकिन पौधा जो है वो उसकी तो ग्रोथ होती रहती है, उसकी हाइट भी बढ़ती रहती है, तो उसको पौधे की जो मेजरमेंट है वो आप किस तरह करते हैं ताकि उसकी जो हाइट है वो मैनेजेबल रहे? जहाँ तक कैप्सिकम और टोमेटो की बात है, इसके लिए अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो जो ग्रीन हाउस लगते हैं उनकी ये शोल्डर हाइट है, इसको गटर हाइट भी कहते हैं, ये होती है 16 से 18 फीट, और जो सेंट्रल हाइट है वो 20 से 22 फीट होती है। तो हमारा ये जो इंडिजनाइज्ड मॉडल डेवलप हुआ है, इसकी शोल्डर हाइट है 10 फीट और सेंट्रल हाइट है 14 फीट। और आपको पता है हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो ऊपर उठती है तो गर्म एनवायरनमेंट में फ्लावर होगा तो वो पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो इसलिए कैप्सिकम थोड़ा सेंसिटिव पौधा होता है। तो इसके लिए हमने शुरू से ही 4 स्टेम बना दिए हैं, नीचे से ही 4 स्टेम, मतलब ये पौधा जितनी खुराक उठाएगा वो 4 हिस्सों में डिवाइड करके इस्तेमाल करेगा, तो इसलिए इसकी हाइट कंट्रोल है। तना एक है लेकिन ऊपर उसकी 4 शाखें हैं जी, मतलब सीड एक है, पौधा एक लगा है, उसके 4 हमने तने बना दिए। अब वो 4 तने साइड बाय साइड चल रहे हैं, साथ हमने ये देखें धागे लगा दिए। तो नीचे से जो पुराने पत्ते होते हैं, जब फ्रूट हार्वेस्ट हो जाता है तो उनको हम रिमूव कर देते हैं ताकि हवा की सर्कुलेशन बहुत अच्छी रहे, ताकि बीमारी इधर पैदा ना हो। तो इस तरह हम इसको मेंटेन करते हैं। जहाँ तक टोमेटो की बात है, टोमेटो की स्टेम जो होती है उसको जिस तरह मर्जी मोल्ड कर लें, इतना इशू नहीं आता। तो उसको हम फिर सिंगल स्टेम रखते हैं और आगे उसको मूव करते रहते हैं, सर्कुलेशन में मूव करते रहते हैं। सर्कुलेशन में कर लें या लेंथ वाइज आ जाए, लेकिन एक्टिव जोन जो 4 से 5 फीट है हमारे इस यूनिट के मुताबिक, वो हमने जो आपको ये फ़ैन हाइट नज़र आ रही है, इससे ऊपर नहीं हमने जाने देना। तो यहाँ से हवा की स्पीड हमने 10 से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा भी नहीं होने देनी। तो इस स्पीड से हम इसको चलाते हैं कि ये इस स्पीड से हवा मूव करती रहे। आइडियली स्टैंडर्ड यही है कि 10 से 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो, फिर पोलन उड़ेगा नहीं, वो वहीं पॉलिनेशन में भी रोल अदा करेगा। तो इस चीज़ को हम देखकर थोड़ा सा कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारा टोमेटो है उस पौधे की हाइट अगर लेंथ देखी जाए तकरीबन 30 फीट के लगभग होगी। तो लेकिन हम उसको नीचे बिछाते जाते हैं, नीचे से जैसे फ्रूट हार्वेस्ट होता है पत्ते रिमूव करते जाते हैं और उसका 5-1 फीट हम पौधा सीधा रखते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फसलों में आमतौर पर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका भी ख़तरा होता है, बीमारियों का भी ख़तरा होता है, तो इस जो ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है इसमें आप बीमारियों को या जरासीम को, कीड़ों को, नुकसानदेह कीड़ों कैसे कंट्रोल करते हैं? जी, ये क्लोज सिस्टम है, इसका कंपेयर फील्ड के साथ तो नहीं हो सकता, बहुत फ़र्क है। यहाँ हम चूँकि हमारे अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर विज़िटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ज़्यादा विज़िटर आने की वजह से उनके साथ पैथोजन भी आ जाते हैं, इंसेक्ट भी आ जाते हैं। फिर हमारे जो फील्ड वर्कर काम कर रहे होते हैं, चूँकि इर्द गिर्द टोटल फील्ड है, फसलें लगी हुई हैं, तो उससे ख़तरा होता है। लेकिन फिर भी हमने वाइट फ्लाई का इशू जो कि वायरस ट्रांसमिट करती है, उसके लिए हमने येलो ट्रैप लगाए हुए हैं, तो उस पर हम वो मोनीटर करते रहते हैं। तो अगर हमें ज़रूरत पड़े भी तो 10 से 15 दिन के बाद हम पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं। जहाँ तक फंजीसाइड की बात है वो डिपेंड करता है सीज़न कौन सा है, अंदर नमी कितनी जनरेट हुई है, बारिश हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि ये इसका डिज़ाइन ऐसा है, बारिश हो ना बहुत ज़्यादा तो पानी ये गटर से अंदर आ जाता है, तो उस दौरान हम फिर स्प्रे करते हैं। जनरली हमारा फंजीसाइड स्प्रे समर के दौरान तकरीबन 8 से 10 दिन बाद होता है, और जो हमारा पेस्टिसाइड है
पेस्ट को रोकने के लिए, इंसेक्ट को रोकने के लिए, वो तकरीबन हमारा 15 दिन बाद होता है। जब ये सर्दी थी नवंबर से लेकर फरवरी एंड तक हमने कोई स्प्रे नहीं किया, क्योंकि मौसम अच्छा था, डिज़ीज़ का स्प्रेड के चांस कम होते हैं, इसलिए हमें वो 4 महीने हमने कोई स्प्रे नहीं किया। तो उसके बाद जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उससे पहले जो हमने मेंटेन किया है, पौधे छोटे होते थे उस वक्त हम ड्रेंचिंग करते थे, क्योंकि हमारा जो गर्म एनवायरनमेंट है, रूट जोन का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर जाए तो बीमारी फैलती है, ख़राब होती है। उसमें हम कोशिश करते थे ड्रेंचिंग करें। तो ये हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम स्प्रे की तरफ ही जाए।